वर्तमान में इस सावन का महीना है। सावन के महीने के ठीक पहले, इसके ठीक पहले मुहर्रम का आयोजन हुआ। हमने एक व्यवस्था बना दी कि भाई देखो, आप ताजा की हाइट इससे ज्यादा मत करना। इससे ज्यादा करेंगे तो देखिए फिर आप मांग करेंगे कि पेड़ की टहनी काटो, किसी के घर के छज्जे को काटो, कहीं हाई टेंशन के तार को हटाओ। अब एक आयोजन के लिए हम हाई टेंशन तार हटाएं, एक बड़े तबके के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए बिजली बाधित कर दें, ये तो उन लोगों के साथ अन्याय है भाई, जो बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं। आप बिना बिल का भुगतान किए, बिना सड़क का चार्ज दिए आप अपनी यात्रा निकालना चाहते हैं और आप इसके लिए जो है चाहते हैं कि हो जाए, या किसी का घर, किसी ने मेहनत करके अपने घर को बनाया, आप उसके बर्जे को तोड़ा रहे हैं। एक पेड़ को लगने में 40 साल 50 साल लगते हैं, आप उसकी टहनियों को कटवा रहे हैं। क्यों कटवाएंगे आप? क्या अधिकार है आपको? हमने कहा ये नहीं होगा। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें? मैंने कहा लाठी मार के बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। तो हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना। अपने इन्होंने किया है, आप कार्रवाई कर दो इनके खिलाफ। देखिए, एक भी जगह सोशल मीडिया में किसी ने विरोध नहीं किया, कोई ने विरोध किया। उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने व्यवस्था भी बनाई हुई है कि अस्त्र शस्त्र से आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, नहीं तो मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था। बहन बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी। कि हमारी जो चुनौती है, याद करना, जो लोग उनके बीच में उन्हें समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग करने का काम करते थे, ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं। आप देख रहे होंगे इन सबके कारनामों को, इनके वे कारनामे जो फेक अकाउंट बनाते सोशल मीडिया में और फिर उसके बाद जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करते हैं, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का काम करते हैं। ये वही लोग हैं। मैं देख के ताज्जुब कर रहा था, अभी 2-3 वर्ष पहले की एक घटना है। एक जगह आगजनी की घटना घटी थी, तो मैंने कहा यार देखो, आगजनी की घटना दिखाती है, इसकी प्रकृति दिखाती है कि इस समुदाय ने नहीं किया होगा, पुलिस वहां कार्रवाई करे। मैंने कहा देखो, कार्रवाई थोड़ा रोको, देखो मैं बताता हूं। मैंने कहा उसके पूरे वीडियो फुटेज निकालो, तो आप आश्चर्य करेंगे कि आगजनी करने वाला एक व्यक्ति, वह केसरिया गमछा बांधा हुआ है, लेकिन आगजनी करते समय अचानक उसका गमछा निकला, आगजनी करते करते उसके मुंह से निकल पड़ा या अल्लाह। तो मैंने कहा देखो, इस समुदाय हिंदुओं की एक जाति को बदनाम करने के लिए किस शरारत के तहत गमछा बांध करके और पूरी व्यवस्था को अपमानित कर रहा है। ये चीजें दिखाती है कौन लोग हैं जो फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं, और उन तत्वों को, छुपे हुए उन दुश्मनों को जो समाज की शांति को भंग करना चाहते हैं, अगर हम उन्हें चिन्हित करके समय रहते हुए उनका वॉकआउट कर सकें तो समाज की एकता में बाधक ऐसे तत्वों को भी बेनकाब किया जा सकता है। राष्ट्रीय एकता को भी और सुदृढ़ हम बनाने में मदद कर सकते हैं, और मुझे लगता है ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता होगी। जो भारत की शेष भूमि से योजन दूर, कई 100 योजन दूर श्रीलंका के बीच में वो युद्ध लड़ा गया था। याद करिए, भारत की जनता आज भी उस व्यवस्था को उसी गरिमा के साथ, उसी गौरव के साथ और उसी कृतज्ञता के भाव के साथ सम्मान देती है। भगवान कृष्ण के साथ उनके पूरे अभियान में कौन लोग थे? और दूर मत जाइए, मध्यकालीन भारत का इतिहास उठा करके देखिए। हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था, हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान जब महाराणा प्रताप को युद्ध के उपरांत जो परिणाम सामने आए थे,
उन्हें जंगलों की तरफ प्रस्थान करना पड़ा। उस समय कौन लोग महाराणा प्रताप के साथ में थे? भील थे, मीना थे, वहां का जनजातीय समुदाय था। और महाराणा प्रताप को बचाने के लिए सेना के संगठन को पुनर्जीवित करने के लिए इन सब ने वहां पर उनका योगदान किया। और परिणाम क्या था कि कुछ वर्षों तक महाराणा प्रताप को अरावली की जंगलों में इधर उधर भटकना पड़ा था, लेकिन फिर से अपनी सेना इकट्ठी करके उन्होंने उस समय अकबर के द्वारा जीते गए सभी दुर्ग और किले वापस लेकर के फिर से भारत के गौरव की स्थापना करने का काम उस कालखंड में किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ कौन लोग योगदान दे रहे थे? यही समुदाय दे रहा था, यही समुदाय दे रहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस तत्परता के साथ उस कालखंड में उस समय के सबसे बर्बर और इतिहास के सबसे बर्बर शासक के खिलाफ लड़ रहे थे, उस समय उनका सहयोग करने के लिए भी जनजातीय समुदाय बढ़ चढ़कर के सामने आया था। और परिणाम यही था कि हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करने में छत्रपति शिवाजी महाराज को भी सफलता प्राप्त हुई थी। याद करिए, औरंगजेब के समय कोई कल्पना करेगा कि कोई हिंदवी साम्राज्य की स्थापना कर दे, लेकिन उन्होंने वह भी करने का काम किया था। यानी ये चीजें हमेशा इस बात को हमारा ध्यान आकर्षित करती है कि जो समाज अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के भारत की विरासत की, भारत की धरोहर के संरक्षण के लिए कार्य करता रहा है, उसे कैसे हमने अपने आप से अलग करके भारत की परंपरा से काटने छांटने का प्रयास हुआ है। आप आज भी देख सकते हैं, ये किसी के साथ भी हो सकता है। अगर किसी परिवार में कोई 4 भाई हैं, 4 में से 2 भाई अच्छी जगह में पहुंच गए हैं, वे शहरी जीवन यापन कर रहे हैं, 2 भाई गांव में रह गए हैं, गांव में कनेक्टिविटी न हो, गांव में किसी प्रकार का कोई साधन न हो और विपन्नता में उनको रहने का अवसर मिल रहा हो। अगर 30 वर्ष 40 वर्ष के बाद वे आपस में कहीं मिलेंगे तो एक तो कोई बोलेगा नहीं कि चारों एक भाई है। उनके शकल सूरत में, उनके रहन सहन में, उनके खान पान में, उनकी बोली भाषा में अंतर साफ दिखाई देगा। मैंने 25-30 वर्ष की बात की है, और जहां सैकड़ों और हजारों वर्षों की एक गैप हो गया हो, वहां पे क्या स्थिति रही होगी, क्या स्थिति होगी। आज भी जनजातीय समुदाय जिन स्थितियों में रह रहा है और वहां पर साधन नहीं, वहां पर अन्य सुविधाएं नहीं, अपनी स्वयं की मेहनत से उन्होंने भारत की विरासत को किस रूप में संरक्षित किया। वेदों की पूजा हम करते हैं, लेकिन वेदों के व्यवहारिक स्वरूप को उन्होंने अंगीकार किया। आप याद करिए, हम माता भूमि और पुत्रोहम पृथिव्या की बात करते हैं, लेकिन हमें किसी अच्छे पेड़ को अपने स्वार्थ के लिए काटने में कोई संकोच नहीं होता। धरती माता के लिए अगर कहीं पे कोई तालाब बनाया गया होता है तो हम उसमें कूड़ा फेंकने में कोई संकोच नहीं करते, कोई संकोच नहीं करते। किसी तालाब की भूमि पर कब्जा करने में भी हम कोई संकोच नहीं करते। नदी के कैचमेंट एरिया में कब्जा करने में हमें संकोच नहीं होता, भले ही हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन अगर व्यवहारिक रूप देखना है, धरती माता के प्रति इस दायित्व का निर्वहन अगर किसी ने किया है, प्रकृति की पूजा को अगर किसी ने महत्व दिया है, तो वह जनजातीय समुदाय ने दिया है, और बड़ी प्रखरता के साथ किया है। बड़े प्रभावी तरीके से उन्होंने उन्हें सम्मानित किया है।
यानी वेदों को अपने जीवन में उन्होंने अंगीकार किया। और भारत में हमारी भारत के सनातन धर्म की परंपरा में कहीं नहीं लिखा है कि जो मंदिर जाएगा वही हिंदू है। कहीं नहीं लिखा है कि जो व्यक्ति पूजा करेगा वही मंदिर है। जो व्यक्ति अमुक ग्रंथ को मानेगा वही हिंदू है। जो मानेगा वह भी है, जो नहीं मानेगा वह भी है। हमने चारवाक को भी ऋषि माना है। हमने भगवान बुद्ध को भी अपना एक अवतार के रूप में सम्मान दिया है। हमारे यहां संकल्प लिया जाता है तो बुद्ध को हमने विष्णु के एक अवतार के रूप में मान्यता दी है। हमने जैन परंपरा को भी उतना ही सम्मान दिया है, भले ही कोई वेद को माने न माने। फिर ये प्रश्न जनजातीय समुदाय के लिए क्यों खड़ा होता है? जनजातीय समुदाय भारत का आदि समुदाय है, भारत की परंपरा में रसा बसा हुआ समुदाय है, जिसने भारत की सनातन परंपरा को सदैव एक नई मजबूती प्रदान की है। याद करना, वेदों की ऋचाएं किसी राजमहल के अंदर नहीं, किसी जंगल के नीचे, जैसे यहां पर आपने बाहर क्लासरूम का जो स्ट्रक्चर खड़ा किया है, इसी प्रकार के एक सुरम्य वातावरण में ये सभी लिखी गई हैं। और हमारा हर प्राचीन ग्रंथ अपने यहां एक पक्ष अरण्य कांड का भी रखता है। याद रखना, अरण्य जीवन भारत की परंपरा का, वैदिक परंपरा का हिस्सा रहा है। ये उस परंपरा का हिस्सा रहा, उसके इतर उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन हम लोगों ने जानबूझ करके एक शरारत के तहत कुछ पश्चिम से जुड़े हुए कुछ ऐसे लोगों ने हमारी परंपरा को कुंठित करने का काम किया, हमारी कलम को कुंद करने का काम किया। और परिणाम क्या है? हम लोगों ने अपने ही समुदाय को अपने आप से अलग किया। भारत की विरासत का सच्चा प्रतिनिधित्व करने वाले जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए इस संपूर्ण पक्ष को लेकर के जब भी भारत के अंदर आजादी के किसी आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने की बात रही है, तो जनजातीय समुदाय उस मामले में सदैव अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के भारत के उस आंदोलन को, भारत की इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार किया है। कभी वो पीछे नहीं हटा, आगे रह करके किसी भी सुधारवादी कदम को लेकर के वह कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और आज भी ये कमी हमारी हो सकती है कि हम उन तक नहीं पहुंच पाए। ये कमी भारत की उन सरकारों की रही होगी जो लोग उन तक पहुंच करके उन लोगों तक शासन की सुविधाओं को पहुंच करके संवाद को नहीं बना पाए। उनके अंदर राष्ट्रीयता किस भाव के साथ जुड़ी हुई है, मैं उसको कुछ उदाहरण आपके सामने दूंगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये लगभग 739 द्वीप हैं जो भारत से काफी दूरी, भारत की शेष भूमि से काफी दूरी पर है। उसका अंतिम जो पॉइंट पड़ता हो इंदिरा पॉइंट है। मुझे लगता है कि वहां से इंडोनेशिया की दूरी बहुत नजदीक पड़ती है। अलग अलग द्वीप हैं। उन द्वीपों में से केवल 39 ऐसे हैं जहां जीव जंतु रहते हैं और उनमें से 7 ऐसे हैं जहां पर मनुष्य रहते हैं। उसमें से एक द्वीप पे एक बार मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और उस द्वीप में केवल जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं। बाकी अन्य द्वीपों में भी हम लोग गए थे, तो अन्य द्वीपों में जब हम लोग गए थे तो वहां पे कोई हिंदी तो बोलता नहीं था, लेकिन हाँ, जो आपका पोर्ट ब्लेयर है उसको छोड़ करके शेष अन्य में लोग बहुत कम बोलते थे। कोई बंगाली बोलता था, कोई तमिल बोलता था। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि जो जनजातीय बाहुल्य द्वीप है उनकी संख्या बहुत कम थी। 45 की संख्या उनकी मात्र थी उस समय जनजातीय समुदाय की, और उनकी एवरेज आयु वहां पे उस समय 45 वर्ष थी। मुझे लगता है कि वहां से इंडोनेशिया की दूरी बहुत नजदीक पड़ती है। अलग अलग द्वीप हैं। उन द्वीपों में से केवल 39 ऐसे हैं जहां जीव जंतु रहते हैं और उनमें से 7 ऐसे हैं जहां पर मनुष्य रहते हैं। उसमें से एक द्वीप पे एक बार मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और उस द्वीप में केवल जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं। बाकी अन्य द्वीपों में भी हम लोग गए थे,
तो अन्य द्वीपों में जब हम लोग गए थे तो वहां पे कोई हिंदी तो बोलता नहीं था, लेकिन हाँ, जो आपका पोर्ट ब्लेयर है उसको छोड़ करके शेष अन्य में लोग बहुत कम बोलते थे। कोई बंगाली बोलता था, कोई तमिल बोलता था। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि जो जनजातीय बाहुल्य द्वीप है उनकी संख्या बहुत कम थी। 45 की संख्या उनकी मात्र थी उस समय जनजातीय समुदाय की, और उनकी एवरेज आयु वहां पे उस समय 45 वर्ष थी। 45 वर्ष से ज्यादा कोई वहां जीत नहीं रहा था। तो हम लोग उनके बीच में गए तो मैं देख के बहुचक था। भारत की शेष भूमि से लगभग 2000 किलोमीटर दूर और एक छोटा सा समुदाय उनका, यानी 43-44 लोगों का एक समुदाय, और विशुद्ध हिंदी बोल रहे थे, विशुद्ध हिंदी बोल रहे थे। ये अनुमान कर सकते हैं कि यह वे लोग हैं जो साधन से दूर, किसी भी व्यवस्था से दूर रह करके और वहां पर जीवन यापन कर रहे हैं। दूसरा, नेपाल का सीमावर्ती क्षेत्र, थारू जनजाति वहां पर रहती है। थारू जनजाति के लिए उनके बीच में पिछले 30 वर्ष से हमें काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, और वहां पर कार्य करने का जब अवसर प्राप्त हुआ तो 2008 की घटना है। भारत और नेपाल की सीमा में ये सभी थारू बाहुल्य गांव पड़ते हैं, थोड़ा महाराजगंज में, थोड़ा सिद्धार्थनगर में, बलरामपुर और श्रावस्ती में इनके 36 गांव पड़ते हैं, फिर लखीमपुर खीरी और थोड़ा बहुत पीलीभीत में। नेपाल के अंदर एक भीषण संघर्ष होता है। उस समय खूनी संघर्ष चल रहा था। तो मैंने उस समय हिंदू जागरण मंच के एक पदाधिकारी को फोन किया। मैंने कहा, भाई ये खूनी संघर्ष हो रहा है, ये किसका है, कौन लोग इसके पीछे? मुझे बताया गया कि साहब ये खूनी संघर्ष माओवादी और मधेसी के बीच में। मैंने कहा, माओवादी तो नेपाली जो वहां पे नक्सली हैं और नेपाली वे सब हैं, मधेसी कौन? पता लगा कि जो भारतीय मूल के लोग नेपाल की तराई में बसे हुए हैं वे मधेसी कहलाते हैं।